If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को एक और लिंक मिल जाएगा बच्चों, मैथ्स मास्टरी का, जो कि मैथ्स के ऊपर कोर्स है फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। वहाँ पर क्लास 8 मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है बच्चों, आपके कंटेंट्स में जो जो चैप्टर्स होंगे ना, आपको ना बच्चों वहाँ पर मैथ्स मास्टरी में हर एक चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। और इसका जो फीस है बच्चों बहुत ही कम है, बहुत अफोर्डेबल है। दैट इज ओनली 1499। ठीक है, आप लोग जो फीस महीना महीना पे करते हो अपने ट्यूशन टीचर को, बहुत बच्चे तो इससे ज़्यादा पे करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन जो इंडिविजुअल ट्यूशन लेते हैं, टीचर घर में आते हैं, तो आप लोग तो महीना महीना का मुझे लगता है 3-4 हज़ार तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट के लिए पे करते हो, है ना। सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 हज़ार। तो बच्चों यहाँ पर ये मैथ्स मास्टरी में सिर्फ 1499 में आपको सारे के सारे चैप्टर समझाए जाएंगे। ओनली 1 टाइम फी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे लोग इस कोर्स को परचेज किए हैं, मुझसे अपना डाउट क्लियर करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कहाँ डाउट क्लियर करते हैं, तो बच्चों हम लोगों ने ना एक फेसबुक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में सिर्फ वही बच्चे हैं जो ये कोर्स को परचेज करे हैं। हम लोग वहाँ पर अपना जो भी डाउट्स वाउट्स होता है बच्चों का, वो लोग मुझसे वहाँ पर पूछते हैं और वहाँ पर मैं सबका डाउट्स को क्लियर करती हूँ। अगर बच्चों आप लोगों को भी अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, इतने कम प्राइस में अगर आपको भी ऐसा चाहिए कि हाँ आपको भी अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप भी सोच रहे हो कि यस कोई अच्छा सा एंड थोड़ा सा अफोर्डेबल अगर आप लोग भी मैथ्स का ट्यूशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑनलाइन मिल रहा है ट्यूशन, एक टाइप से ट्यूशन ही है ये। ओके, सो आप लोग बच्चों आराम से इस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिख ही गया होगा, वहाँ से आप लोग जाओ और वहाँ से आप लोग एनरोल आराम से कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो सेकेंड पार्ट में, लेकिन जो एक्स्ट्रा था ना वो मैं यहाँ पर भी लिख दी हूँ। एक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है? ये एक सीरीज़ होता है जिसमें एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब एक सीरीज़ होता है, जैसे कि स्पेशली मेटल्स का होता है, नॉन मेटल का होता है बट मैं मेटल्स का बात कर रही हूँ। तो मेटल का एकदम लंबा सा सीरीज़ होता है। उसमें क्या है ना, हम लोग जब ऊपर से नीचे तरफ चलते रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मेटल्स का रिएक्टिविटी कम होता है। मतलब जो मेटल सबसे ऊपर ऊपर लिखे रहते हैं, आप लोगों को दिखता होगा एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आप लोगों को मैं फोटो देखो शेयर कर दूँ, या फिर ना बच्चों आप अपने बुक में देखो। सबसे पहले पोटेशियम है, दैट इज पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर जैसे जैसे आप नीचे चलोगे, नीचे में देखो बहुत सारे आपको दिखते होंगे, है ना, बहुत सारे आपको एलिमेंट्स दिखते होंगे। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उनका एक्टिविटी कम हो रहा है। और सबसे लास्ट में प्लैटिनम होता है, तो प्लैटिनम तो लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, अब एक मिनट मैं इस बुक पे निकाल दे रही हूँ, और ये है बच्चों लिविंग साइंस। ठीक है, ये लिविंग साइंस बुक है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं मुझसे कि आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं। कहाँ की एक्टिविटी सीरीज? यहाँ पर है। ओके, ऐसे बच्चों एक मिनट, हाँ आप लोगों को दिखता होगा, एक बार ऐसे ही देखो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा कि पोटेशियम, Na, कैल्शियम, वेल्शियम सब है। अभी ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। अभी जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर में कितने सारे एलिमेंट्स है ना, तो जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर में है वो लोग ना बच्चों जब वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो लोग हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, याद रखना। और जो एलिमेंट्स लोग हाइड्रोजन के नीचे में प्रेजेंट है वो लोग वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर में जो मेटल्स होते हैं, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एसिड्स इजीली एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बोलने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम, ये हाइड्रोजन के ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, तो जब हम लोग इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पानी में जो हाइड्रोजन है ना, ये उसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये वो हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वैसे ही जितने भी मेटल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो लोग यही काम करते हैं। वो लोग को या तो आप पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे
तो वो लोग वहाँ का हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सोडियम को जब मैं HCl एसिड के साथ रिएक्ट करवाई तो देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और Na इसकी जगह में आ गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे में हैं वो लोग बच्चों, आप लोग पानी और एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो वो लोग उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन को वो लोग डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो नाम ऐसे याद रखना, ठीक है। अच्छा, अभी है बच्चों आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये शायद नया है ना, अगर नया नहीं होगा तो आप लोग पढ़े हो, क्लास 7 में पढ़े हो मुझे लगता है। देखो बच्चों, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अभी ये जो रिएक्शन होता है ना, आप लोग, मुझे लगता है अगर आप लोग लैब जाते होगे ना तो कहीं तो आपके टीचर्स आपको इसके बारे में बताए होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते क्या हैं। तो बच्चों ऐसे कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि ना, अगर जब तक वो लोग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। मतलब केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी को लेके एब्जॉर्ब करके वो लोग रिएक्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो अंदर, एंडो, ओके। तो केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी को लेके वो लोगों का रिएक्शन स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों गैस मिल के देंगे NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आप लोग देखोगे रिएक्शन, आप लोग क्या करोगे, दोनों गैस को मिक्स कर दोगे और वेट करोगे कि ये प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन बच्चों जब तक आप लोग इसको 3000 डिग्री तक हीट नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। ये इतना एनर्जी लेगा, मतलब इसको आप हीट करोगे इतना टेम्परेचर में तो ही जाके इन दोनों रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट देंगे। समझ में आया। तो ये रिएक्शन हो रहा है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी को लेके ये रिएक्शन हो रहा है। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ठीक है, जो कि आपका चौक का भी कंपोजिशन यही होता है। इसको जब हम लोग 1000 डिग्री तक हीट करेंगे तो जाके ये डिकम्पोज होकर दो चीज़ देगा। एक है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अब इतना टेम्परेचर में हीट करने से वो टूटता है। आप लोग ऐसे ही सोचोगे, मुक्का मार के उसको तोड़ोगे और बोलोगे अरे ये दो चीज़ मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। तो ये सब जो जो एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे हो, जैसे कि एक और है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। आइस, बर्फ कैसे मेल्ट होता है, वो हम लोग के एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो जाके वो मेल्ट होता है। समझ में आया। तो बच्चों ये सब जो एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हो, ये सब में ना हीट एनर्जी को लेके ही काम हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी को लेके काम होता है। अभी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसका उल्टा। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि होते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी या फिर लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब वो रिएक्शन होगा और आपको देखेगा हीट निकल रहा है, आपको दिखेगा, या तो आगे निकलेगा या तो वो जो भी आप सामान में या फिर जो भी अपैरेटस में आप रिएक्शन कर रहे हो ना, वो एकदम गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया मतलब हीट निकल रहा है। जैसे कि मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू यहाँ पर फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, देखना फ़ोन आप लोग भी यूज़ करते होगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जो एकदम गर्म हो जाता है। दैट मीन्स ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन और लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, लैब में आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। इसको आप पानी में घोलोगे, जब आप इसको पानी में घोलोगे ना, जैसे कि आप लोग एक टेस्ट ट्यूब या बीकर ले लो, जिसमें भी टीचर आपको करवाएंगे, या तो टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर बीकर ले लो। बीकर में पानी डाल के इस पाउडर को डाल दो और बच्चों उसको घोलना। आप लोग देखोगे थोड़ा टाइम के बाद ऐसे बाहर से आप लोग टेस्ट ट्यूब छूना या फिर बीकर को छूना, एकदम गर्म। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी निकलता है। तो ये रिएक्शन के बाद ना देखो, प्रोडक्ट के बाद में प्लस डेल्टा लिखी हूँ। प्लस डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पर हीट निकल रहा है, ठीक है। वैसे एक तो और है NaOH एंड HCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये तो मैं बहुत करवाई हूँ बच्चों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ भी डालोगे ना तो भी वहाँ हीट निकलता है। ये आप लोग लैब में अपने टीचर को बोलना, या फिर आप कर पाओगे तो आप करना, बट मुझे नहीं लगता आप लोग से करवाएंगे, टीचर से करके दिखाते हैं, ठीक है। NaOH और यहाँ पर चलो HCl है, मैं दोनों को अगर मिलाऊंगी, NaOH को घुलवाऊंगी HCl में, तो बच्चों वहाँ रिएक्शन जो भी होना है होगा, लेकिन हीट निकलता है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम में ना आता है रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, तो आपको ना याद रखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होता है, ये लास्ट है, ठीक है। ऑक्साइड्स क्या होता है बच्चों? अगर मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बना लिए तो वो हो गया ऑक्साइड।
जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं ऑक्साइड। मेटल बनाएगा मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल बनाएगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्लियर? अब ऑक्साइड बनता कैसे? अब मैं आपको ये तो बोल दी कि ये लोग रिएक्ट करेंगे, बट बच्चों अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला ऑक्साइड कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे? जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आप जलाओगे एनवायरनमेंट में तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और हम लोग को मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मेटल का ऑक्साइड है। कार्बन आप लोग जलाते हो, कोयला जलाते होगे, है ना, या फिर आप लोग नहीं जलाते हो, देखे तो होगे कोयला जलता है। तो बच्चों कार्बन भी जब एनवायरनमेंट में जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मतलब वो करता है, क्या बोलते हैं, कंबाइन करता है, और हम लोग को मिलता है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? दूसरा तरीका है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। थर्मल का मतलब आपको पता है हीट देना है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा, तो आप लोग मेटल कार्बोनेट, ये रहा मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, ये सब मेटल के कार्बोनेट है, इनको जब आप लोग हीट दोगे, गर्म करोगे, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगा इसमें। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब आपको पता है वो रिएक्शन, एक रिएक्टेंट होता है और वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर हम लोग ये डिकम्पोज करेंगे कैसे? थर्मली, हीट देके। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो टूट के दो चीज़ देगा, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट को हीट करेंगे तो टूट के वो देगा लेड ऑक्साइड, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड भी दे रहा है और यहाँ पर नॉन मेटल का ऑक्साइड भी मिला है, मेटल का ऑक्साइड भी, नॉन मेटल का ऑक्साइड भी, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद है बच्चों अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कि आप लोग अभी कार्बोनेट पढ़े ना, वैसे नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट मतलब यहाँ मेटल के ही नाइट्रेट है, ये हो गया। इनको भी हीट करेंगे तो ये लोग में डिकम्पोजिशन होगा, हीट करने से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बच्चों ये तो आप लोगों को लैब में करने या देखने को पक्का मिलेगा। लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसका होता है येलो, और ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। क्लियर? सेम उसी टाइप से ये रिएक्शन भी है। देन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल का सल्फेट है, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट लिए, यहाँ पर लिखा है ना आयरन 2s सल्फेट, दैट मीन्स यहाँ पर जो आयरन है ना इसका वैलेंसी 2 है, इसलिए तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसको जब हम हीट करेंगे थर्मली डिकम्पोज होगा ये, तो हम लोग को यहाँ पर भी तीन चीज़ मिलेगा। क्या? एक मिल रहा है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, मतलब आयरन 3 ऑक्साइड, मतलब आयरन का वैलेंसी यहाँ पर 3+ है, तभी तो 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पर दो गैस मिल रहा है एक मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, एक मिल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये मेटल का ऑक्साइड हो गया और ये दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड हो गए। तो बच्चों हम लोग मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? पर याद रखना आप लोग प्रोडक्ट्स किसको हीट करने से क्या मिल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम भी याद रखना, नाम, फॉर्मूला, हर चीज़। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। बच्चों ऑक्साइड्स होते हैं 4 टाइप के, ये जो ऑक्साइड्स आप लोग पढ़े हो ना, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए SO2, आप लोग देखिए NO2, आप लोग देखें यहाँ पर PbO, MgO, बहुत सारे ऑक्साइड्स देखे ना। तो ये ऑक्साइड्स भी बच्चों 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को बोलते हैं, मतलब नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसीलिए उसको एसिडिक ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। आप लोग पढ़े हो ना एसिड के बारे में, है ना, तो ये लोग एसिडिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इनका नाम एसिडिक ऑक्साइड है। और मेटल और नॉन मेटल में से नॉन मेटल बनाता है एसिडिक ऑक्साइड, और ये लोग एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये लोग लिटमस पेपर को रेड करेंगे कि नहीं, ब्लू लिटमस पेपर को, डेफिनेटली ये लोग ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेंगे। दे डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड्स, पानी में घुल के ये लोग एसिड्स बनाते हैं, पानी में घुल के ये लोग क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखो, सल्फर डाइऑक्साइड ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, पानी में जब हम लोग इसको घोलते हैं तो बच्चों ये सल्फरस एसिड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3, H2S और ये 3 O मिलके SO3 बनाएगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, वो बच्चों बनाता है कार्बोनिक एसिड, H2C और ये O3, कार्बोनिक एसिड, ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, वैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, जब इसको पानी में घुलेंगे तो बच्चों किंग ऑफ ऑल एसिड मिलेगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड,
फॉर्मूला देख लो H2SO4। तो बच्चों बोलने का मतलब ये है कि ये जो एसिडिक ऑक्साइड है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं और ये लोग एसिडिक नेचर के होते हैं। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये लोग एसिड बनते हैं और ये लोग एसिडिक नेचर के होते हैं, ये लोग नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना। अगर ये लोग एसिडिक नेचर के हैं तो ये लोग बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देंगे कि नहीं, जो आप लोग न्यूट्रलाइजेशन में पढ़े थे, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो ये लोग जो है ये लोग एसिडिक नेचर के हैं, ये लोग एसिड नहीं है, ये लोग एसिडिक नेचर के हैं। तो ये लोग बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दी SO2 जो कि एसिडिक नेचर का है, उसको मैं रिएक्ट करवाई बेस के साथ तो मुझे मिलेगा सॉल्ट और पानी, सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आया, इसको भी याद रखना। अब है बेसिक ऑक्साइड, सेकेंड टाइप है बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ये लोग बेसिक नेचर के होते हैं, नाम से आपको पता चल जाएगा ये लोग जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब बोलोगे तो ये लोग ना रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि साबुन का जो नेचर होता है ना बेसिक नेचर होता है, ठीक है, हम लोग जो सोप यूज़ करते हैं। तो बच्चों वो लोग जो होते हैं वो लोग ना रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, बट ये लोग ना पानी में घुलते नहीं है, ये लोग बेसिकली इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। और लेकिन जो घुल जाएगा उसको हम लोग एल्कलीज बोलेंगे, सेम वैसे ही जैसे पढ़े थे हम लोग वहाँ पर, ठीक है। तो देखो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, मैं यहाँ पर एक तो बेसिक ऑक्साइड ली हूँ, मेटल का ऑक्साइड जो कि बेसिक ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड उसको मैं पानी में घोलूंगी, तो ये लोग बच्चों अगर पानी में घुल गए तो एल्कली बोलेंगे, इनको हाइड्रोक्साइड देते हैं ये लोग। तो ये पानी में घुल जाएगा, अगर घुल गया तो इसमें इसको एल्कली बोलूंगी और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वहाँ एसिड बन रहा था यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यहाँ एल्कली बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोग देखो, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, दैट मीन्स ये बेसिक ऑक्साइड है। इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे ना तो हम लोग को मिलेगा एल्कली, क्योंकि ये बेसिक है, मतलब बेस है एक टाइप का, और बेस पानी में डिजोल्व होने से एल्कली बनाता है। तो यहाँ पर NaOH एक एल्कली है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलने का मतलब यही है कि बेसिक ऑक्साइड्स जो कि पानी में घुलते हैं उसको हम एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम एल्कली बोलते हैं। और अगर वो लोग बेसिक नेचर के हैं, पानी में घुल जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे? ब्लू में वो लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और बच्चों एक और चीज़, जैसे कि आप लोग एसिडिक ऑक्साइड में पढ़े थे, बेसिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में आप लोग डायरेक्टली पढ़े थे, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था। और बेस का डेफिनेशन में आप पढ़े थे, या तो मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पढ़े थे ना। तो यहाँ पर बच्चों वही तो है, मेटल का ऑक्साइड है, वही है। तो ये बेसिक नेचर का एक बेस है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो NaO को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करवाएंगे, उसके साथ ट्रीट करवाएंगे, तो हम लोग को एक सॉल्ट मिलेगा। और ये भी बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये लोग भी अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे। अगर बाई चांस आप लोगों को इसे याद तो करने का नहीं है ये, बस अगर आप लोग समझ जाओगे ना कि ये डबल डिकम्पोजिशन का है, तो आप लोग क्या करोगे, आयंस को एक्सचेंज करके प्रोडक्ट्स आप लोगों को ध्यान पे रहेगा, ठीक है, वरना रट्टा मारोगे तो सब भूल जाओगे। तो यहाँ पर Na+ वाला SO4 2- के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, और बाकी तो हम लोग को पता है कि वाटर बनता है। फिर बैलेंसिंग लेकिन आप लोग करना, अगर बाई चांस मैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं की हूँ, आपको करना है, ठीक है, आप वो सब कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? तो बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सबसे पहले एम्फोटेरिक का मतलब जान लो। एम्फोटेरिक ऐसे चीज़ों के लिए बोला जाता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। क्लियर? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक नहीं, मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बोथ बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। मतलब अगर बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये लोग दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को तो पूरा पी जाना है, क्योंकि ये 3 ही मेटल होते हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और यहाँ पर उनका ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। बच्चों अगर बाई चांस आपके टीचर आपको पूछते हैं एम्फोटेरिक मेटल का एग्जाम्पल दो, तो जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। यहाँ पर ऑक्साइड का बात कर रहा है तो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एंड बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
ये आप लोग देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके देते हैं बच्चों सॉल्ट एंड वाटर, नमक भी देंगे और वाटर पानी भी ये लोग देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल दी पहले ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इनका बेसिक प्रॉपर्टी भी होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं ली हूँ जिंक ऑक्साइड, ध्यान से देखना, जिंक ऑक्साइड उसको किससे रिएक्ट कर रही हूँ, इसको ध्यान दो, HCl, HCl एक एसिड है। अगर यहाँ पर एसिड है तो पक्का ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको एसिड के साथ ट्रीट करवा रही हूँ तो ये खुद बेस की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों एसिड एंड बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, तो यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर बने, तो सॉल्ट क्या बना, ZnCl के साथ मिलके बना ZnCl2 और ये हो गया H2O। तो इसको मैं बैलेंस तो कर ही नहीं हूँ, अभी हो गया बैलेंस। क्लियर? बहुत जगह बैलेंस नहीं की हूँ बच्चों मैं, आप लोग खुद से करना। तो यहाँ पर ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो है बेसिक प्रॉपर्टी। क्लियर? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक और बेसिक दोनों। अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ये तो अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ ध्यान से देखो ZnO रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, NaOH तो भाई अल्कली बेस है ये, है ना। तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा लाइक एन एसिड। तो एसिड एंड बेस ट्रीट मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पर सोडियम और जिंक एंड ऑक्सीजन का मिला जुला के एक सॉल्ट बन रहा है, दैट इज सोडियम जिंकेट। इसको आप लोग थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हम लोग को वाटर मिलेगा, तो बच्चों ये सॉल्ट है। तो इस केस में ZnO रिएक्ट कर रहा था विद NaOH विच इज़ अ बेस, और एल्कली आप लोग बोल सकते हो। जब ये एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ये बिहेव करेगा लाइक एन एसिड, इसीलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखी हूँ एसिडिक प्रॉपर्टी, बिकॉज ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ऊपर में वो बेस की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए मैं लिखी थी बेसिक प्रॉपर्टी। लास्ट जो है वो है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होता है, आप लोगों को न्यूट्रल का मतलब पता है? अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम लोग न्यूट्रन के लिए बोलते थे कि वो न्यूट्रल है, मतलब उसके पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जो ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे। क्लियर? मतलब ना उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होगा ना उनका बेसिक प्रॉपर्टी होगा। मतलब एम्फोटेरिक का दोनों प्रॉपर्टी था और न्यूट्रल का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और ये लोगों को अगर आप एसिड के साथ या बेस के साथ ट्रीट करवा के सोचो कि काश सॉल्ट एंड वाटर मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ना ये एसिड है ना ये बेस है, ठीक है। तो ये लोग एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो ये लोग लिटमस पेपर को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब लिटमस पेपर का भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना ये एसिडिक है ना बेसिक है। अगर एसिडिक होते तो ब्लू को रेड कर देते, और अगर बेसिक होते तो रेड को ब्लू कर देते, पर ये लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई भी चेंजेस किसी में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये लोग न्यूट्रल है बच्चों। क्लियर? इसका एग्जाम्पल्स जो दिया है ना उसको आप लोग पी जाओ पूरा, और अगर आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। और ऐसे नहीं कि खाली नाम लिख दोगे, ऐसे लिख देना एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, क्योंकि क्या है ना बहुत बच्चों को फिर समझ में नहीं आता है कि आप लोग जो लिख रहे हो वो किसके क्या चीज़ का एग्जाम्पल लिख रहे हो। तो अगर आपके बुक में इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल है तो आप लोग उसको ज़रूर से बच्चों मेंशन करना, ताकि बाकी बच्चे लोगों के पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाए, है ना। सो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक है N2 वो नाइट्रस ऑक्साइड, एक है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसे करके जितने भी ऑक्साइड्स आपको दिख रहे हैं ना सामने में, ये सब न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, और ना ये लोग रेड लिटमस को ब्लू करेंगे ना ब्लू को ये लोग रेड करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये दो ही लिटमस को हम यूज़ करते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर जानने के लिए। क्लियर? तो अगर हम लोग को जानना है कि ये एसिडिक है क्या, तो ब्लू लिटमस में इसको वो करेंगे, ये बिल्कुल कलर चेंज नहीं करेगा। अगर जानना है कि बेसिक है क्या, तो रेड लिटमस को वो करेंगे, मतलब रेड लिटमस को यूज़ करेंगे, तो उसमें भी कलर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये न्यूट्रल होता है। तो बच्चों आपका ये पार्ट का ये वीडियो आपका यहीं पर एंड होता है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया बच्चों। और तो कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से, 1 मिनट चेक कर लिया जाए। और कुछ भी नहीं बचा है, चैप्टर बच्चों एंड हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर है। तो बच्चों मैं कुछ सोच रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ये चैप्टर का, उसको अलग सा वीडियो बना लेंगे उसके लिए, इसी में बता देते हैं, है ना। देखो सबसे पहले तो बच्चों नेम द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द फॉलोइंग में कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ये मेरा ओल्ड बुक है तो बच्चे लोग जिससे मैं लाइक ली हूँ वो कुछ आंसर्स लिखा हुआ है, देख लेते हैं राइट है कि रॉन्ग है जो भी है, बट हम लोग यहाँ पर मेन क्वेश्चंस में फोकस कर रहे हैं, ध्यान देना।
जैसे कि यहाँ पर आपको नेम द फॉलोइंग दिख रहा है, जब मैं बच्चों जब क्वेश्चन बनाती हूँ ना, मैं तो नेम द फॉलोइंग भर देती हूँ। नेम द फॉलोइंग हो गया, फिलअप्स भी दे देती हूँ बच्चों को, बैलेंसिंग भर देती हूँ, क्रिस क्रॉस, हर चीज़ें, क्योंकि केमिस्ट्री में तो भाई यही सब चीज़ है ना, वैलेंसी लिखो, नाम लिखो, हर चीज़। तो बच्चों यहाँ पर नेम द फॉलोइंग, आप जो जो आपका बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप उसको समझो। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हूँ, लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बस दे रही हूँ। बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, उसको क्या बोलते हैं, कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद क्या आयन बनते हैं। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट, यही तो बनता है बच्चों नेम द फॉलोइंग में, 1 1 मार्क क्वेश्चन, यही सब बनता है। तो आपको मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप एक ना कॉपी लेके बैठा करो, जितना भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि नोट्स में सब होगा, नोट्स में तो वो चीज़ें जो हम बुक में देखते हैं, जो आपको बेसिक चीज़ पढ़ाने हैं, ये सब चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं बच्चों, इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दी, है कि नहीं। देन अगर मैं बात करूँगी किसका, नॉन मेटल्स का, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि नेम द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। तो आप लोग क्या लिखोगे वहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। देन दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, ऐसे इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में, तो कौन सा, आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं और कहीं का मिला जुला के आपको दूं, कि द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द एक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो आप लोगों को पता है एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर में जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हो गया उसका आंसर, पोटेशियम हो जाएगा। देन द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, वो सबसे नीचे वाला, प्लैटिनम। अच्छा एक चीज़, अगर किसी के बुक में ना सबसे नीचे में एक्टिविटी सीरीज के गोल्ड दिया है AU, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि मैं देखी हूँ बहुत जन की बुक में AU लिखा रहता है। तो बच्चों गोल्ड के नीचे भी एक और आता है, दैट इज प्लैटिनम, PT, तो वो होता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। क्लास 9 का बुक में बहुत रॉन्ग दिया है ये चीज़ तो, ओके। देन ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम लोग ऑक्साइड्स का बात करें, कि नेम द ऑक्साइड्स विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो कौन से ऑक्साइड्स को बोलते हैं जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है, तो बच्चों कौन सा ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल। अगर आएगा बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी जिसमें शो होता है, तो एम्फोटेरिक, क्लियर। देन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि MgO, Na2O, ये ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक, बेसिक की क्या, डेफिनेटली बच्चों एसिडिक, इसका आंसर, सॉरी बेसिक, इसका आंसर बेसिक लिखना, ठीक है। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज अ डैश ऑक्साइड, तो आप लोग वहाँ पर क्या लिखोगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, एकदम ध्यान से। फिर बैलेंसिंग तो भर भर के आएगा, एकदम भर भर के। फिर ऐसे आ जाएगा, जैसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयन, इस टाइप से, ध्यान से सुने, पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयन, बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों, देखें क्या थोड़ा। फिर हाँ, आप लोग जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े हो ना, उससे क्वेश्चन आएगा, कलर आता है, धुंधला हो जा रहा है बीच बीच में, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान दो। हम लोग जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े हैं ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों। जैसे कि आप लोग वो वाला रिएक्शन पढ़े थे ना, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये वाला मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, अभी मेरे को एक्चुअली पता नहीं मेरा बुक कॉपी का नोट्स कहाँ गया, आप लोग इसी को देखो। ये लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। तो ये लोग जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नेम द प्रेसिपिटेट एंड इट्स कलर, ऐसे। तो बच्चों आपको खाली ये दे देगा कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, एंड वहाँ पर रिएक्शन हुआ है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सो नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड मेंशन द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट तो बच्चों ये है, यहाँ पर जो S लिखा है ना, ऐसे इन्वर्टेड एरो होगा ये, क्योंकि आप लोगों को बताई हूँ मैं, प्रेसिपिटेट का वो सिंबल होता है। तो लेड आयोडाइड हो गया, एंड उसका कलर होता है गोल्डन येलो, एकदम बेकार सा येलो कलर होता है, क्लियर। देन आप ये लोग ये वाला भी देख लो,
बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट ये दोनों को मिक्स करे हैं, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन बना के मिक्स कर दिए तो यहाँ भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सेम क्वेश्चन, नेम करो और उसका कलर बताओ। तो बच्चों यहाँ पर बैरियम सल्फेट है जिसका कलर है कर्डी वाइट, मतलब एकदम दही टाइप फटा फटा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, और अगर आपके टीचर आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं तो बहुत सिंपल है, डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ऐसे इतना सिंपल तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, है ना। देन ये भी पूछा जाता है, बताऊँ क्या, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोग जो वो एसिडिटी वाला पढ़े हो ना, जो मैं आप लोगों को लिख के दी एकदम शॉर्टकट में लिख के दी हूँ, वो कर सकते हो। फिर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एसिड से रिलेटेड, मुझे दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एसिड से, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में भी काम आएगा ना, और क्लास 10 में भी एसिड से रिलेटेड है, मैं इसलिए बता रही हूँ। देखो क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसे आएगा, व्हाट इज़ एन एसिड, डिफाइन कर लो, या फिर नेम एन आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक ऐसा आयन का नाम बताओ जो एसिड प्रोड्यूस करता है जब हम उसको पानी में घोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन, क्लियर। वैसे ही एल्कलीज प्रोड्यूस डैश आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो एल्कलीज OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH माइनस आयन वो प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं उसको, वो OH माइनस हाइड्रोक्साइड उसका नाम होता है, एल्कली प्रोड्यूस करता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड डैश। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस क्या होते हैं, एल्कलीज, ठीक है। एग्जाम्पल पूछता है बच्चों, एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। एसिड का नाम पूछ सकता है, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, मतलब ये सब चीज़ें हैं। कलर वलर प्रेसिपिटेट का नाम आपको याद रखना है, यही सब चीज़ है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, ये भी आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जब वीडियो के अंदर में ही बोल दी थी कि दोनों का आप लोग अच्छे से डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स में नहीं, डेफिनेशन तो चलो बच्चों आप लोग लिख लोगे, पर एग्जाम्पल्स में ना मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो एग्जाम्पल्स भी बच्चों ध्यान से लिखना, जहाँ पर हीट निकला है वहाँ पर प्लस डेल्टा, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ एरो के ऊपर में हीट मेंशन कर देना, जैसे जो भी आपकी बुक में दिया है, फिर जो भी मेरे नोट्स में आप लोगों को समझ में आया है। क्लियर। तो बच्चों आई होप आप लोगों का बहुत सारा आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गया होगा मेरे थ्रू इस वीडियो में। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट मैथ्स मास्टरी। मैथ्स मास्टरी में एनरोल करने के लिए बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग तो ज़रूर से बच्चों एक बार देखो आप लोग कि मैथ्स मास्टरी है क्या, ठीक है। उसमें मैथ्स को कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है ना, वो आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग उसको एनरोल करोगे उसमें, ठीक है। एंड अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके अंदर में क्या आपके पास कोई भी डाउट होगा बच्चों, तो आप लोग उसको आराम से पूछो कमेंट सेक्शन में। मैं अगर क्लियर नहीं करती हूँ बाई चांस, तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे से पहले ही बच्चों आंसर वहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।